नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देशवासियों को किया संबोधित। शक्ति की उपासना के पर्व के दौरान की नेवी की जाबाज महिला ऑफिसर से बात, देशवासियों को कराया उनके हौसले से रूबरू। त्योहारों के मौसम में मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी के लिए किया देशवासियों को प्रोत्साहित। जीएसटी बचत उत्सव का किया जिक्र। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ाई को बताया भारत की प्राथमिकता। यूएन महासभा में कहा, हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र, आतंकी ढांचों का खात्मा जरूरी। करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने राजनीतिक रैली के कुछ आयोजकों के खिलाफ दर्ज किया मामला। भगदड़ में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 39। और दुबई में आज होगा भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। टूर्नामेंट में अजय रही टीम इंडिया के हौसले बुलंद, एशिया कप का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार। सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र करते हुए त्योहारों में स्वदेशी चीजों के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में सफलता की कहानी लिख रहे लोगों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। देश भर में इस समय त्योहारों की रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ भक्तिमय माहौल छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नवरात्र, विजयादशमी, दिवाली और छठ पर्व का जिक्र किया। पीएम ने छठ महापर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने के प्रयासों का जिक्र करते हुए छठ को ग्लोबल फेस्टिवल बताया। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने-कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। साथियों, कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी। पीएम ने इस बार के त्योहारों के लिए खास संदेश दिया। त्योहारों में सिर्फ स्वदेशी चीजों के उपयोग का आग्रह करते हुए कहा, अगर हम ठान लें तो इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे। इससे हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं, किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम कर रहे उन लोगों का भी खास तौर पर उल्लेख किया जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता की नई कहानी लिखी है। साथियों, खादी की तरह ही हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे एक उदाहरण
तमिलनाडु के याज नेचुरल्स का है। यहाँ अशोक जगदीशन जी और प्रेम साल्वाराज जी ने कॉरपोरेट नौकरी छोड़ एक नई पहल की। उन्होंने घास और केला फाइबर से योगा मैट बनाए, हर्बल रंगों से कपड़े रंगे और 200 परिवारों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिया। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं। बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी जी ने उन्होंने भी संकल्प क्रिएशन शुरू किया है। मिथिला पेंटिंग को उन्होंने महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है। आज 500 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। सफलता की ये सभी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि हमारी परंपराओं में आय के कितने ही साधन छिपे हुए हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी अद्भुत यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर स्थापित किए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा के लिए प्रेरित करता है। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आज आरएसएस 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। मैं राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में स्वयं को समर्पित कर रहे प्रत्येक स्वयंसेवक को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृति और संगीत से जुड़े लोगों को याद करते हुए स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें याद किया। प्रख्यात पार्श्व गायिका स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उन्हें याद किया। उनके साथ अपने स्नेह के बंधन को याद करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। साथियों, लता दीदी जिन महाविभूतियों से प्रेरित थी, उनमें वीर सावरकर भी एक है, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था, वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। पीएम मोदी ने भूपेन हजारिका जी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके गीतों से दुनिया भर के अलग अलग देश आपस में जुड़ते हैं। दरअसल श्रीलंका में भूपेन दाजी के प्रतिष्ठित गीत मनुहे मनुहार बाबे, इसका श्रीलंकाई कलाकारों ने सिंहली और तमिल में अनुवाद किया है। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी असम में उनके जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे। दयालु सितकिन सितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा मिनिहा गन सुंदिने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गायक जुबिन गर्ग के असामयिक निधन पर शोक जताया। असम की संस्कृति से उनका बहुत गहरा लगाव था। जुबिन गर्ग हमारी यादों में हमेशा बने रहेंगे और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्र मुग्ध करता रहेगा। जुबिन गार्ग आसिल अहोमोर हमोस कृतिर
उज्ज्वल रत्नो जनोतार हृदयोत तेयो हृदय जियाय थाकीबो। कला, साहित्य और संस्कृति की सबसे खास बात यह है कि इसके दायरे सीमित नहीं होते हैं। हाल ही में पेरिस में एक कल्चरल इंस्टीट्यूट सौंथक मंडपा ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। भारतीय नृत्य को लोकप्रिय बनाने में इसका व्यापक योगदान है। इसकी स्थापना मिलेना साल्विनी ने की थी, जिन्हें कुछ वर्ष पहले पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी ने सौंथक मंडपा से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते अगली खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। यूएनजीए का ये 80वां सत्र है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को 8 दशक पूरे होने पर आयोजित सभा में उन्होंने संगठन की मूल भावना को याद किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर हमें सिर्फ युद्ध रोकने का ही नहीं बल्कि स्थायी शांति स्थापित करने का भी आह्वान करता है। The UN Charter calls on us not just to prevent war, but to build peace, not just to defend rights, but to uphold the dignity of every human being. It challenges us to stand as good neighbors, uniting our strength so that generations to come inherit a world of justice, of progress and of lasting freedom. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला एक विशेष प्राथमिकता है क्योंकि इसमें कट्टरता, हिंसा, असहिष्णुता और भय का समावेश होता है। While asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। लावरोव ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ब्राजील और भारत के स्थायी सीट के आवेदन का समर्थन करता है। इसके साथ ही रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थायी सदस्य बन गया है जिसने स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है। इससे पहले मॉरिशस और भूटान ने भी भारत की लंबे समय से चली आ रही दावेदारी का समर्थन किया था। खबरों में अब बात करूर हादसे की। तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। मरने वालों में 9 बच्चे, 17 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं। 51 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। पुलिस ने राजनीतिक रैली के कुछ आयोजकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए पूर्व न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार से इस घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। Let's finish this formalities first. Let's do the investigation first. Okay, we'll talk to you after the investigation is complete. 39 people, no? 39. Yeah, they've already told you the number, right? बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। मेरी पसंद। मेरी पसंद।
मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात पीएम मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलों की, जो आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। पीएम मोदी के आह्वान पर 136 से ज्यादा देशों में इसका विस्तार हो चुका है। एक पेड़ मां के नाम, पर्यावरण संरक्षण और धरती के बेहतर भविष्य की राह दिखाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल। एक ऐसा अभियान जिसने भारत ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जोड़ा। मां को नमन और धरती मां के संरक्षण का लक्ष्य सामने रखकर साथ आने के लिए पीएम के इस महाअभियान में अब कई देशों के नेता भी शामिल हो चुके हैं। इसी वर्ष 25 जुलाई को मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इस अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने माली में पीएम मोदी के साथ मिलकर पेड़ लगाया। जुलाई में ही त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर इस अभियान में शामिल हुई। उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी के साथ पेड़ लगाकर इस संदेश की आवाज में अपनी आवाज मिलाई। इसी वर्ष मार्च में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने अभियान में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी के साथ सर शिवसागर राम गुलाम वनस्पति उद्यान में पेड़ लगाकर साझा प्रतिबद्धता का संदेश दिया था। पिछले वर्ष नवंबर में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने जॉर्ज टाउन में अपने परिवार सहित पीएम मोदी के साथ पेड़ लगाया था। पीएम की इस पहल से कई देश पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस प्रयासों की दिशा में प्रेरित भी हुए हैं। इस वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलग्रिनी ने न केवल पीएम मोदी की इस पहल की तारीफ की, बल्कि अपने देश में उससे प्रेरणा लेने की भी बात कही। एक पेड़ मां के नाम अभियान की वैश्विक लोकप्रियता साफ पढ़ी जा सकती है। इसका विस्तार 136 से अधिक देशों तक हो चुका है। 5 जून 2024 को शुभारंभ के बाद से ही पीएम की यह पहल अभूतपूर्व विस्तार की गवाह बनी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीएम निर्णायक कदम उठाने के लिए विश्व समुदाय को लगातार प्रेरित करते आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन लाइफ प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे प्रयास हैं जिन्हें विश्व भर ने सराहा और अपनाया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के दृष्टिकोण के अनुरूप पीएम मोदी दुनिया को राह दिखा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। अपनी धरती को जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से बचाने के लिए सबको साथ आना होगा, मिलकर काम करना होगा। वहीं देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। ये 9 दिन का त्योहार मां दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है। आज के दिन देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूप यानी मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। वहीं दिल्ली के झंडेवालान देवी मंदिर में आरती की गई। दर्शन के लिए सुबह से ही भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। झंडेवालान मंदिर में भी आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। आज कात्यायनी देवी की पूजा और उपासना की जाती है और झंडेवालान मंदिर और छतरपुर मंदिर में आज सुबह से भक्तों का तांता लगा है। जप, तप और संयम की देवी मां की आराधना में हर भक्त लीन नजर आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के अवसर पर देवी मां को नमन किया
उन्होंने एक संदेश में लिखा है कि देवी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनसे प्रार्थना है कि वे सभी को अदम्य साहस और उत्तम स्वास्थ्य का आशीष प्रदान करें। उनकी कृपा से सबके जीवन में आत्मबल का संचार हो। और नवरात्र के इन दिनों में गरबे की भी धूम है। इसी क्रम में दिल्ली स्थित पुराना किला में सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से भारत की विरासत को नया जीवन मिला। भारत सरकार की अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 पहल के अंतर्गत सभ्यता फाउंडेशन द्वारा पुराना किला में अपनी तरह की पहली भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य भारत की ऐतिहासिक विरासत को जनमानस के करीब लाना और स्मारकों को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाना था। दिल्ली के अंदर बहुत जगहों पर गरबा रमा जा रहा है। ये माँ की जो आरती है उसके साथ शुरुआत होती है उसकी, और लोग उस बात पे फिर रम जाते हैं। जब गरबा खेलने के लिए लगते हैं उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि क्या समय हो गया है। मुझे बड़ी खुशी है और आज शुरुआत हुई है, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। दिल्ली के अंदर इस तरीके के और भी प्रोग्राम होंगे। डीडीए भी 1 तारीख को गरबे का प्रोग्राम बांसेरा में कर रहा है। हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करें। ये बड़ी शुरुआत है आज। जो हमारे बड़े सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कल्चरल स्पेसेस के रूप में डेवलप करना और उसमें ऐसी भागीदारी करना कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो विरासत के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, म्यूज़िक है, डांस है, जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं उनको भी एक्सपीरियंस कर सकें। उसकी शुरुआत आज पुराना किला में आज हुई है। जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं उनको भी एक्सपीरियंस कर सकें, उसकी शुरुआत आज पुराना किला में आज हुई है। पुराना किला अब मुझे विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे कल्चरल इवेंट्स का भागीदारी बन पाएगा। कई फिल्म फेस्टिवल्स में सराहना बटोरने के बाद फिल्म तारा एंड आकाश लव बियॉन्ड रियल्स अब सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म तारा और आकाश की प्रेम कहानी पर आधारित है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि दोनों अलग अलग दुनिया से आते हैं। दर्शकों ने इसे एक अच्छी रोमांटिक फिल्म बताया और कहानी को अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस किया। हालांकि गानों ने उम्मीद के मुताबिक असर नहीं छोड़ा। कुछ दर्शकों का मानना है कि फिल्म मनोरंजक है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश भी है। मेरे को तारा एंड आकाश मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि तारा कैरेक्टर से मैंने बहुत अच्छा रिलेट कर पाया। मैं खुद 19 साल का हूँ और हमारे सबके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट जैसे तारा कैरेक्टर सब कुछ बंदिशें तोड़ के अकेले स्विट्जरलैंड की ट्रिप पे गई, दैट इज़ समथिंग वी इंस्पायर। मूवी बहुत अच्छी है, रोमांटिक भी है। उसमें जैसे अगर इतनी लव स्टोरी अगर इन्होंने इतनी अच्छी दी है तो उन्होंने उसमें ना सॉन्ग बहुत अच्छे होने चाहिए थे। सॉन्ग के साथ साथ लव स्टोरी भी बहुत प्यारी लगती। मूवी ठीक है, रोमांटिक मूवी है, बट उसमें नए चेहरे थे, किरदार मतलब नए थे। इस वजह से अगर पुराने एक्टर होते तो और मज़ा आता है इस मूवी को देखने में। मूवी रोमांटिक है और थ्रिलर भी है, बट थोड़ा इसमें काम की अभी भी ज़रूरत थी। जिस तरीके से हो सकती थी उतना नहीं हुआ, बट रोमांटिक मूवी है, अच्छी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक वाराणसी में सेवा पर्व आयोजित करेगा। इस अवसर पर मंत्रालय की ओर से एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें विभिन्न सेवाओं और योजनाओं की झलक प्रस्तुत की जाएगी। बिहार के भागलपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मक्का के सूखे पत्ते से निर्मित उनकी ही तस्वीर भेंट की गई। जिले के सनहौला प्रखंड स्थित अरार धुआवे में लाहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्टॉल पर यह तस्वीर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कचरे से कला थीम पर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री मक्के के सूखे पत्ते से निर्मित अपनी तस्वीर देख काफी प्रभावित हुए और इस कला के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कर्मियों के कार्यों की सराहना भी की।
पहले से ही वित्तीय संकट झेल रही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अब आम जनता पर नया बोझ डालने की तैयारी में है। कर्नाटक सरकार सिनेमा टिकटों पर 2% उपकर लगाने पर विचार कर रही है। सरकार का दावा है कि ये कर सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये कांग्रेस सरकार की कुप्रबंधन और खस्ताहाल वित्तीय स्थिति का सबूत है। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए बार-बार नए कर थोप रही है और इससे आम जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ेगा। रुक कर दे खेल की खबरों का। क्रिकेट एशिया कप 2025 अब अपने रोमांच के फाइनल मुकाम पर पहुंच चुका है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम ने दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने प्रभावित किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने सुपर 4 में बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया था। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।